तो आपका स्वागत है इस पहले लेक्चर में, जहां आज हम कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। आप इसको मेरे साथ देखते चलिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपके 125 प्लस का स्कोर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स के भी बहुत सारे सवाल करेंगे, इंटरव्यू के भी बहुत सारे सवाल करेंगे। जितने भी प्रीलिम्स में सवाल आए हैं, जैसे ये सवाल है डायआर्की का 2017, इससे अगला सवाल है 2019, प्लस बहुत सारे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे। एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे और प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी सवाल निकलते हैं आपके सब निकल पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने पॉलिटी के फाउंडेशन की तरफ, जिसमें आपका स्वागत है। जीएस फाउंडेशन प्रीकम मेंस, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की हम बात करेंगे। एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी कैसे बने, करंट अफेयर भी इसमें होगा। इसमें इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत प्लस सुभाष कश्यप प्लस इंडियन एक्सप्रेस के नोट्स प्लस 100 से ज्यादा जीएस पेपर 2 के आंसर और 500 से ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी स्टैंडर्ड के कराए जाएंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये बैच आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से शुरुआत चालू हुई थी। ये सब क्वेश्चन है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से होगी? आपकी सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करती है और इसमें इंपॉर्टेंट डेट है 1600। 1600 में ऐसा क्या हुआ था मेरे बच्चों? क्या हुआ था आपको पता ही होगा। 1600 में क्या हुआ था? एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो भारत में आई थी। देयर वॉज अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी है। और इसने वहां की संसद से कहा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कहा, पार्लियामेंट जिसका इंग्लैंड में राजा या रानी होता है, वो उसका नॉमिनल हेड होता है। यानी राजा की वहां कोई वैल्यू नहीं है। वहां ग्लोरियस रेवोल्यूशन आने के बाद किंग नॉमिनेटेड हेड है और असली पावर पार्लियामेंट के पास है। तो उन्होंने 1600 में वो एज अ ट्रेडर आए और 1608 में उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट ले लिया कि जी हम ईस्ट इंडिया कंपनी हैं, वी आर ईस्ट इंडिया कंपनी, और आप हमें क्या दे दीजिए, वहां पर व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। रानी ने कहा ठीक है, संसद पार्लियामेंट ने कहा ठीक है, आप ले लीजिए। और 1600 से ही कंपनी यहां आके राज करती रही। बट फ्रॉम 1600 से लेकर इस फेज तक वो ट्रेडर्स रहे। देवर मेयरली ट्रेडर्स, व्यापारी जिसको कहते हैं, एक जगह से माल खरीदा दूसरी जगह बेचा। बट 13 जून 1757 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे बच्चों, जिससे वो किंग बन गए, दे बिकम द रूलर। अब और पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी एक पूरे के पूरे देश के को संभालने की स्थिति में आ गई थी, जिसकी शुरुआत हुई बैटल ऑफ पलासी से। अब पलासी से ही आपका पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि पलासी के बाद ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट जाग उठी और उन्होंने कंपनी पर अपना धीरे 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 टेक ओवर कर लिया। 1600 से 1577 तक कुछ नहीं किया, लेकिन 1557 के बाद
ऐसा क्या हुआ कि पहला एक्ट जो आप पढ़ते हैं वो उनको रेगुलेट करना पड़ा। तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को डाइल्यूट कर कर ब्रिटिश पार्लियामेंट उन पर अपनी ओवरसाइट करने लग गई। कौन से एक्ट के माध्यम से? 1773 चार्टर एक्ट। यहीं से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है, बढ़ना है, वो शुरू होता है। और भारत में धीरे धीरे आज जो भी सिस्टम आप देख रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ कैसे बनता है, भारत में लॉ मेकिंग प्रोसीजर कैसे है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट का सिस्टम हमने अमेरिका का से लिया, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है वो इंडिया से लिया। तो ये सिस्टम धीरे 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 यूपीएससी जो हमारी है, सिविल सर्वेंट की जो हमारी मशीनरी है, स्टेट के लेजिस्लेचर हैं, ये सब ब्रिटेन के द्वारा कैसे हम तक पहुंचा। तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे चार्टर एक्ट से आ रहे थे 1773 तक, धीरे 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 ये 1947 जब इंडिया अपना इंडिपेंडेंस को पाया, तो किस तरह से इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। यही हमारे प्रीलिम्स और मेंस के घटना है। तो बैटल ऑफ पलासी बहुत इंपॉर्टेंट डेट। और यहां आपका पहला मेंस का सवाल, मेंस का सवाल, हाँ जी, पहला मेंस का सवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसमें क्या है मेंस का सवाल हो कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बैटल ऑफ पलासी के बाद कि उनको रेगुलेट करना पड़ा। वाई देयर वॉज अ नीड। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कि बैटल ऑफ पलासी से क्या नीड उनको पड़ गई थी। तो नीड बहुत सिंपल है कि 1557 से के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कुछ ऐसे काम करने लग गई थी जो कि सही नहीं थे। फर्स्ट मेंस का क्वेश्चन, क्या किया इन्होंने? कंपनी लड़ाई लड़ रही थी और एक जो उसकी कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग से आगे बढ़कर वो राजा टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर उसने एक्वायर कर ली थी। फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर। अब व्यापारी कौन बन गए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? अब व्यापारी राजा बन गए हैं। व्यापारी तो अपनी दुकान खोलता है, राजा पूरा देश चलाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये एक्सपीरियंस है नहीं, वो ये काम कैसे करेगी? एक छोटी सी कंपनी देश को कैसे चलाएगी? जाहिर सी बात है मिसमैनेजमेंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन उसको आता नहीं, युद्ध वो लड़ रही है, वॉर्स में वो जा रही है। जीतने के बाद उसने एक सिस्टम बनाया था जिसको आप डुअल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में खुद वो वहां से पैसा भी उगाने लग गई थी, एज अ जमींदार रेंट सीकिंग करने लग गई थी, और उसने एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी लोकल नवाब को दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन और ऑपरेशन दोनों ही बढ़ रहा था। उसका रिजल्ट क्या हुआ? बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम समझने की प्रोसेस में जा रहे हैं कि ये एक्ट जो आप आगे बढ़ेंगे 1773 का, ये एक्ट कैसे आया, क्या कल्मिनेट हुआ उसके बैकग्राउंड में कि ये एक्ट हमको लाना पड़ा। तो बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर से फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया, और कंपनी एक तरफ राजा भी बन गई थी, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। देयर वॉज अ फाइनेंशियल क्राइसिस। वो गवर्नमेंट से लोन की मांग कर रही थी, दे वर रिक्वेस्टिंग लोन, और स्कैंडल और करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल, जिनको नाबूस कहा जाता था। ये प्रीलिम्स का सवाल है बेटा, इसको लिख लेना प्लीज। स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू
तो ये कारण थे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद सरकार को ये लगा, पार्लियामेंट को ये लगा कि भैया इनकी नाक पे नकेल डालनी पड़ेगी, वी नीड टू टाइटन अप द शूज ऑफ द कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हमको अपने ग्रिप में लाना पड़ेगा। और ये फर्स्ट स्टेप था ये लाने का, पहला सेंट्रलाइजेशन की तरफ पहला स्टेप जो उन्होंने उठाया। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन देखिए, टीटी के भी क्वेश्चन अभी आएंगे। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज अ वेल इंटेंडेड अटेम्प्ट टू चेक द ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, yet it failed to create an efficient administrative machinery critically examined। ये कैसे आया इसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरत पड़ी इस तरह की ओवरसाइट की, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। तो पलासी के बाद राजाओं को हराकर उन्होंने क्या कर लिया मेरे बच्चों, दीवानी राइट्स ले लिए। कैसे राइट ले लिए? दीवानी, दीवानी का मतलब आप जानते होंगे कि अब हम यहां से किसानों से क्या करेंगे, पैसा भी लेंगे। तो इंपीरियल एम्बिशंस थे, ब्रिटेन भी ये चाहता था कि हां ये लोग जीत जरूर गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन फायदा तो हमें ही होगा, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। यहां पर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते थे और ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और स्ट्रेटेजिक बेस था। इंटरनेशनली राइवलरीज भी चल रही थी, फ्रांस भी इंडिया पर नजर गड़ाए बैठा था। तब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत है, और उसने पहला रेगुलेशन का कदम उठाया जिसका नाम ही क्या लिखा गया, हाउ डिड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 lay the groundwork for the centralization गवर्नेंस मॉडल ऑफ इंडिया। ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल आपने कर लिया है। पहला सवाल आपने क्या किया, याद करिए कि पलासी के बाद वो क्या बैकग्राउंड था कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की जरूरत पड़ी। सेकंड क्वेश्चन कि किस तरीके से रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम था, इसको हमको देखना है। हाउ डिड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेज द ग्राउंड वर्क फॉर सेंट्रलाइज गवर्नेंस मॉडल इंडिया। तो ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये उसका फ्लैग है। इस पे टाइटन करने के लिए इसका स्क्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला भैया अब आपने काफी 1557 से काफी आपने ड्रामा कर लिया है, अब हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी परिस्थिति तो ठीक है नहीं, और जिस आदमी की परिस्थिति ठीक नहीं होती उसको क्या करना पड़ता है, उसको दूसरे की बात माननी पड़ती है। और यहीं से सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, लोग समझते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेंशन 57 से 1857 से चालू हुआ। 1857 में क्या हुआ था बेटा, फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, पहली महान क्रांति हुई थी। लेके उसके, और लोग कहते हैं ब्रिटेन उसके बाद आया था, पहले तो कंपनी हमारा खून चूस रही थी, ऐसा सही नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा के बाद ही जितना कंपनी हमारा शोषण कर रही थी, द एक्सप्लॉयटेशन विच इज डन बाय द ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज इक्वली सपोर्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, दोनों ही थे। ये आपको इंटरव्यू में के लिए याद रखना है, ये सवाल आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आगे बढ़िए, इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ये उनका फ्लैग है, और इन्होंने क्या लेकर आए, पहला एक्ट लेकर आए। अब यहां से आपका प्रीलिम्स
एंड मीन्स दोनों के सवाल शुरुआत हो जाएंगे कि क्या इस एक्ट में प्रोविजंस थे और इसके क्या लैप्स थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा झगड़ा झंझट परेशानी 1665 से चालू होती है, जब इलाहाबाद वॉर होती है और उसके बाद इनको रिवेन्यू और सिविल जस्टिस का राइट भी मिल जाता है। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि वहां की फार्म से ये रेंट ले सकते हैं, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। तो अब राजा बन गए हैं और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं। ये प्रीलिम्स का सवाल है कि दीवानी राइट्स क्या होते हैं। रेंट सीकिंग के राइट होते हैं कि वहां पर आप लैंड पर क्या ले सकते हो, टैक्स ले सकते हो। यू कैन टेक टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स। इसको दीवानी राइट्स कहते हैं। और इसी से करप्शन बढ़ गया था। पहले तो ट्रेडरीज थे, उसमें भी बहुत करप्शन किया करते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रोड। और फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद तो ये और भी ज्यादा करप्ट हो गए। अब दो भागों में ये चैप्टर्स है। पहला भाग जहां कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थी, और दूसरी जब डायरेक्ट ब्रिटेन पार्लियामेंट, जिसको एम्परर कहा जाता है, सम्राट या सम्राटरी, रेंस ऑफ एम्परर, वो राज कर रहे थे। तो दो ये क्लियर कट भाग है। पहला भाग ईस्ट इंडिया कंपनी का 1773 से 1858, और दूसरा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 1858 से 1957, जहां पर डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट, जिसको एम्परर का शासन भी कहा जाता है, उसके द्वारा। दोनों में ही एक्सप्लॉयटेशन था, ये बात याद रखना। दोनों में ही क्या था, एक्सप्लॉयटेशन शामिल था। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दूंगा। तो पहले देखते हैं कंपनी पर कैसे सेंट्रलाइज सिस्टम लाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। पहला बार कोशिश की जा रही है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। बाय होम, बाय ब्रिटेन पार्लियामेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट स्टेप कि हमें बताओ, हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे, हम तुम्हें रेगुलेट करेंगे, तुम हमसे पूछे बगैर अब कोई काम नहीं करोगे। तो फर्स्ट स्टेप है। फिर क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में, इन्होंने ये बोला कि भैया ये जो आपके पॉलिटिकल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ये क्या है, हमें बताओ। आप जो आप लड़ाइयां लड़ते जा रहे हो, पॉलिटिकल का मतलब होता है जो आप पॉलिटिकल डिसीजन दे रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो, बंगाल में बिहार लड़ाई लड़ रहे हो, मद्रास में लड़ाई लड़ रहे हो, बॉम्बे में लड़ाई लड़ रहे हो, हमें बताओगे आप, ठीक है। और अलग अलग जो ये जगहों पर आप जीतते जा रहे हो, जिसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था, अब आप एक हो जाओ। तो पहले 3 अलग अलग इलाकों में जहां जीत रहे थे, सेपरेट सेपरेट रीजन में, ये अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काम कर रहे थे, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। तो दे एक्ट ऑफ 1773 क्या लेके आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक सिस्टम लेकर आया, सेंट्रलाइजेशन। ये बिहार ओ भारत का मैप है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। ये बंगाल का इलाका है, ये इलाका आपका हैदराबाद, नवाब, कर्नाटक, ये आज बॉम्बे। तो सेंट्रलाइज किया इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या बोला जी, एक गवर्नर जनरल। ये जो तीनों इलाके आपने जीते हैं,
इसको देखेगा। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, क्योंकि इनका मेन इस्टेब्लिशमेंट यहीं था, इसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी ये सारे गवर्नरों का जनरल भी यही है। और बाकी के जो ये गवर्नर हैं ये इसको रिपोर्ट करेंगे। सेंट्रलाइजेशन चालू हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, क्लियर कट आप देख पा रहे हैं। और ये क्या अकेले काम करेगा? नहीं जी, इसका साथ देने के लिए 4 बंदे बैठाए गए कि ये सब मिलकर बात करेंगे और पूरे जो इलाके इन्होंने जीते हैं इसको करेंगे, इसको देखेंगे। तो ये 4 मेंबर क्या कहलाएंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इट्स काउंसिल विल टेक दी डिसीजंस। अब डिसीजन, पहले डिसीजन ले पा रहे थे इंडिपेंडेंट, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ताकत खत्म हो गई। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना बच्चों? प्रीलिम्स का यह सवाल है, वॉरेन हेस्टिंग। प्रीलिम्स हिस्ट्री में यह सवाल पूछा जाता है। तो ये +4 मेंबर जीती हुई टेरिटरीज पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। इट मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, ये बॉम्बे वाला इलाका, एंड मद्रास सबऑर्डिनेट, मतलब इसके जूनियर बन गए। पहले अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे थे, लेकिन अब बोला नहीं जी, अब ये डिसीजन लेगा, आप इसकी सुनो। सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि अब आप स्वतंत्र नहीं हो, आप अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो क्या करेगा? वो 4 के साथ मिलकर डिसीजन लेगा और आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब आओ जी, इलाके जीत लिए। अब इलाके जीत लिए तो अपना सिस्टम ला रहे हैं, जैसे ब्रिटेन का सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उनके यहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उन्होंने कहा भैया हम भारत पर राज करेंगे तो अपना, ये देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लेजिस्लेशन, हमारा पूरा मॉडल बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इन्होंने बनाया। कब बेटा? 1774, जिसमें ये जज लेकर आए, 1 चीफ जस्टिस और 3 मोर जजेस। ये लोग आ गए। लो जी, वो तो बन गया था एग्जीक्यूटिव जो पूरे भारत को चलाएगा, और उसने दूसरा पिलर भी आ गया, कौन सा? जुडिशियरी। तो देखो धीरे 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 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होने लगा है, जुडिशियरी भी आ गई। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले जुडिशियरी नहीं थी, पहले थी। हिंदू लॉज अपने अलग थे, मुस्लिम लॉज अलग थे, लेकिन इन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम अप्लाई करने का प्रयास किया। तो ये मेन जज, इसके साथ 3 जज और ये तस्वीर है उस समय की जब सुप्रीम कोर्ट बना। अब आओ, अब इनको जो शिकायतें मिल रही थी, ये एमपी साहब हैं, ये पहले ये बने थे, लड़ेंगे गवर्नर जनरल से, कहेंगे हम बड़े हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेगा हम बड़े हैं, और दोनों में टसल हो जाएगी। इट प्रोहिबिट, अब कंपनी के जो सर्वेंट थे वो अपना काम करते थे। प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग द प्राइवेट ट्रेड, मतलब गए ब्रिटेन से एंड एक्सेप्टिंग द ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। तो गए कहां से थे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से काम करने गए थे। वहां पर जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको प्रॉफिट देना था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, उसको जिन्होंने उस पर पैसा लगाया है उसमें पैसा देना है, लेकिन क्या कर रहे थे? अपनी ही कंपनी चला रहे थे छोटी छोटी, प्लस लोकल लोगों से
ब्राइब भी ले रहे थे, तो बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ पाएगी? द आंसर इज नो। ईस्ट इंडिया कंपनी बैठ रही है और वहां के लोग करप्ट हो रहे हैं, अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं। तो इस एक्ट ने क्या बोला? नो प्राइवेट ट्रेड। आप कोई भी अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कंपनी के लिए काम करने आए हैं आप, आपको कंपनी के लिए ही कार्य करना है। तो जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन पर रोक लगा दी, सर्वेंट पर रोक लगा दी। फिर क्या बोला कि जी ये जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, जो कंपनी पूरी ओवरऑल कंपनी को चलाते थे, मेन खिलाड़ी, और इनकी जो लोग हैं वो इंडिया में बैठते थे, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया। व्हाट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, मानी मेन खिलाड़ी जो कंपनी को चलाते हैं उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया। कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी फॉर एक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। आप हमें बताओगे इसको क्या बोला गया? इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ने क्या बोला, पार्लियामेंट ने क्या बोला? अरे भैया रिपोर्ट करो हमें कितना पैसा आ रहा है। आप कौन से सिविल को कहते हैं जो वहां सिविल मैटर होते हैं, लोगों से जुड़े हुए मैटर हैं, और मिलिट्री अफेयर्स को क्या कहते हैं? आप वॉर कहां लड़ रहे हैं, कितने सैनिक हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, सब हमें बताओगे। जब तक तुम्हारा काम कमर्शियल था, जब तक तुम ट्रेडर थे, तब तक तुम कर रहे थे। 1600 से हमने आप पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप बताओ कितना रेवेन्यू आपके पास आया। अब आप हमें बताओ कि कहां कहां पर आप युद्ध लड़ रहे हो, लोगों के साथ कैसा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। आपको हमें क्या करना पड़ेगा? आपको हमें बताना पड़ेगा। तो हमने सब कुछ उनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्रू दिस एक्ट पूछना चालू कर दिया। और किससे पूछा? ये याद रखना, डायरेक्टर कंपनी में होते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो कंपनी को चलाते हैं उनको डायरेक्टर कहा जाता है। सिविल मैटर कहा जाता है जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए लाइफ के इश्यूज हैं। मिलिट्री एफर्ट्स कहा जाता है, जो वॉर्स लड़ी जाती हैं, मिलिट्री रखी जाती है। और रेवेन्यू किसको कहा जाता है? रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स कलेक्ट करता है, फीस लेता है, उसको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रेवेन्यू कहा जाता है। तो इस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोला गया कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या दोगे? रिपोर्ट दोगे, हमें आप रिपोर्ट करोगे आपने क्या किया। तो आप देख रहे हो सेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी ताकत है उनको डाइल्यूट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक स्थिति को देखते हैं, पहले क्या था और अब क्या था। तो बिफोर 1773, आफ्टर 1773 इंडिपेंडेंट थी प्रेसिडेंसी। अब इसके बाद बंगाल को सुप्रीम बना दिया गया प्रेसिडेंसी। पहले इंडिपेंडेंट थे गवर्नर, मद्रास का अलग, बॉम्बे का अलग। अब क्या किया गया? बंगाल वाले को सुप्रीम कर दिया गया और इसकी 4 लोग इसके साथ जोड़ दिए गए जो मिलकर डिसीजन लेंगे। पहले कंपनी के डायरेक्टर ही पूरा काम देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, बोला आ जाओ भैया। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ इस कंपनी के अफेयर्स जो इंडिया में चल रहे हैं उसको क्या करेगी? ओवरसाइट करेगी। उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लीगल सारे एक्शन कौन ले रहे थे? कंपनी अपना ले रही थी। उसने कोर्ट बना रखे थे। उन्होंने बोला नहीं, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो वहां कलकत्ता के लोगों के इश्यूज को देखेगा। तो जी फर्स्ट एक्ट में ये सारी चीजें क्या? वॉरेन हेस्टिंग मेन बंदा बड़ा, 4 की काउंसिल बनी, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनकी मंत्री परिषद है। एग्जीक्यूटिव जिसको कहा जाता है, जो पूरे डिसीजन लेती है, जिसको गवर्नमेंट आप कहते हैं, वो बन गई। उसके बाद बाकी जगहों की पावर छीनकर उसको दे दी गई और एक सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। क्या किया गया? प्राइवेट ट्रेड अब आपको नहीं करना है, ना ब्राइब लेनी, और आपको रिपोर्ट करनी है हमें। इसी को कहा जाता है बेटा, इन्होंने क्या किया?
चेक, जो उनकी ऑटोनॉमी थी उसको चेक करने का प्रयास किया गया। पर क्या सचमुच में चेक हुआ 1773 तक? द आंसर इज नो, कोई चेकिंग नहीं। क्यों नहीं चेक हुआ? आओ, सेंट्रलाइज ओवर तो की थी, एग्जीक्यूटिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई थी, जुडिशरी को जोड़ा था, है ना? क्या नाम था? सर इंजय इम्पे, इनको बनाया था चीफ जस्टिस। लेकिन इनको ये बोला था कि आप देखोगे ब्रिटिश के जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, सब लोग आपको रिपोर्ट करेंगे लीगल स्टैंडर्ड के उसमें, अगर आप किसी के खिलाफ भी मुकदमा लड़ सकते हो। तो बताओ, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को बराबर बना दिया, अब ये लड़ेंगे। क्या करेंगे? लड़ेंगे। इनएफिशिएंट मैकेनरी डिफेक्ट्स थे इसमें। क्या हुआ? गवर्नर जनरल और 4 लोग जो थे वो डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन लिया जाता था मेजोरिटी से, यानी 4 लोग प्लस एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अगर 3 लोग उसके खिलाफ भी हैं तो गवर्नर जनरल जो चाहता है, 2 उसके, वो और वो एक पक्ष में और उसको, तो क्या होता था? वो जो प्रपोजल लाया वो कभी पास ही नहीं होता था। क्या बात कर रहे हो? हां, क्योंकि उसको कोई वीटो पावर नहीं थी, वो बस बराबरी होने पर ही अपना कास्टिंग वोट डाल सकता था। अधिकतर बार मेजोरिटी दूसरे काउंसिल के उसमें चली जाती थी और जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में पैरालिसिस आ गया था, कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना और गवर्नर जनरल काउंसिल के काम अच्छे से डिफाइन नहीं थे कि क्या काम गवर्नर जनरल करेगा, क्या काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये आपस में लड़ते ही रहते थे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ट्रायल होना था नंद कुमार का, जो बंगाल का क्या था, नवाब था। अब जुडिशरी दूसरा चाहती थी और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल दूसरा। तो बड़ा कौन है, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। क्या हुआ? प्रेसिडेंसीज को बोला गया कि मद्रास और बॉम्बे अब सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है। अब पहले तो वो क्विक और स्विफ्टली अपना काम कर पाते थे, ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट था। ठीक है, जिसके कारण कई वॉर भी देखने को मिली, यानी अच्छे से कंट्रोल नहीं था प्रेसिडेंसीज में। लैक ऑफ वीटो पावर, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास कोई ताकत थी नहीं कि सबसे बड़ा उसको माना जाए कि वो हेड ऑफ द स्टेट है। इसके कारण ये एक्ट पावरफुल नहीं हो पाया। एक तो गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल पर ही वीक है, प्लस प्रेसिडेंसीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इनइफेक्टिव था उनका, वो मानते नहीं थे बात। जुडिक्शन टग ऑफ वार रहती थी, सुप्रीम कोर्ट बड़ा, लीजिए एमपी बड़ा या वॉरेन हेस्टिंग बड़ा, और उसकी काउंसिल में भी कुछ चलवल नहीं रही है। पर सिग्निफिकेंट था ये, पहली बार कंपनी के कार्य कर रहे हैं, यह कोई लिखित में कोई चीज आई। डिस्पाइट दिस फ्लॉ द एक्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, की कुछ लिखकर कानून बनाया जिससे भारत चलेगा, चाहे वो अंग्रेजों ने ही बनाया है। कुछ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, एक सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो आपने देखा कि क्या बना और क्या इसकी वो रही। अब जो जो कमियां हैं गवर्नर जनरल के पास, जो जो ताकतें नहीं आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट लड़ाई हो रही है, काउंसिल की भी दिक्कतें आ रही हैं, ये ठीक कहां होंगी? ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला एक्ट जो आएगा उसमें ठीक होंगी। तो पुरानी मिस्टेक्स नई वाली में क्या होती हैं? नई वाली में रेक्टिफाइड होती हैं। वही यहां पर आपको रेक्टिफिकेशन दिखेगा। अब अगले पे चलें।
ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी क्लियर है, मेंस के लिए भी क्लियर है। आइए अब हम अगली ओर चलते हैं। तो अमेंडमेंट एक्ट आया कि भैया ये बेचारे परेशान हैं वॉरेन हेस्टिंग साहब, और टग ऑफ वार हो रहा है किसके साथ? वॉरेन हेस्टिंग साहब नाराज हैं, अपना नाराज हैं, क्या करें, सुप्रीम कोर्ट इनकी चलने नहीं देता, काउंसिल इनकी चलने नहीं देता, तो इनको जरा सेटल किया जाए। तो आफ्टर विद इन 8 ईयर शॉर्ट कमिट्स का पता चला कि भाई ये इसमें बहुत सारी फ्लॉज हैं, अब इसको करेक्ट करेंगे। अब करेक्ट करने वाले एक्ट को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? करेक्ट करने वाले एक्ट को ही कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो अगला आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था। सबसे पहले एक एक करके पुराने एक्ट से एनालिसिस करके पढ़ना है बेटा। जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा उतना ही आगे आप बढ़ पाएंगे। देखिए बोला गया भाई गवर्नर जनरल जिनको बोला गया है इसके ऊपर भी केस हो सकता है, काउंसिल के ऊपर भी केस हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखेगा। जो भी वो अपनी क्या कर रहे हैं, दो तरह के काम करते हैं ना, एक तो प्राइवेट काम करते हैं अपने पर्सनल, और एक एज अ ड्यूटी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो ऑफिशियल ड्यूटी होगी, जो सरकारी काम वो कर रहे होंगे, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हो, सर्वेंट हो, काउंसिल के मेंबर्स हों, उस पर भाई साहब इन पे साहब आप कुछ नहीं कर सकते। पहले तो बोल दिया था इसको भी ट्रायल किया जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का भी ट्रायल किया जा सकता है, सर्वेंट्स का भी ट्रायल किया जा सकता है, काउंसिल का भी ट्रायल कर लिया जाए। इनको इससे क्या दे दिया गया, इंपूनिटी दे दी गई, छूट दे दी गई कि अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ऊपर हो, आप जो ऑफिशियल ड्यूटी में काम करोगे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। तो बड़ा बना दिया इनको। ये एक्ट आया ही इसीलिए था कि इनको बड़ा बना दिया जाए और बड़े, इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट चला गया डाउन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया ऊपर, क्योंकि पहले टसल था। सेकंड क्या आया कि जितने भी ये पैसे से रिलेटेड मेंबर हैं, पैसा टैक्स लिया जा रहा है, रिवेन्यू कलेक्शन किया जा रहा है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। मैटर रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड द मैटर रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू आर आल्सो टेकन आउट फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरे को भी बाहर कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया कि भाई पैसे के मामले पर भी आप कुछ नहीं कहोगे। बोला गया आप कलकत्ता के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जो भी लोग वहां रहते हैं, चाहे वहां लोकल लोग रहे, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट का मतलब होता है बच्चों जो वहां रहता है, लोकल भी हो सकता है और ब्रिटिशर भी हो सकता है। तो अगर इनके ऊपर कोई मामला बनता है तो आप ट्रायल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया गया। अब ट्रायल कैसे करोगे, क्या आपने कोई लॉज लिख रखे हैं? जैसे आज भारत में क्या है, भारतीय न्याय संहिता है, पूरे पूरे हुए कोडिफाइड किए गए हैं लॉ। तो क्या भारत में अंग्रेजों ने लॉ कोडिफाई उस समय तक कर लिए थे? नहीं, उस समय तक भारत में कौन से लॉज, मुस्लिम और हिंदू लॉज पर ही ट्रायल होते थे। तो बोला उसी के बेसिस पर आप ट्रायल कीजिए, पर आप ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम बता दिया गया। अब आओ,
जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो कोर्ट होंगे उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया, और छोटे छोटे कोर्ट्स को प्रोविंशियल कोर्ट्स। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे जो प्रोविंस में होते हैं, ब्लॉकों में होते हैं। भाई बंगाल तो बहुत बड़ा है और बंगाल के अंदर कई प्रोविंस है, उन प्रोविंस में जो कोर्ट होंगे, ठीक है, वहां पर जो डिसीजन लिया जाएगा उसके खिलाफ अगर कहीं किसी को अपील करनी है तो कहां करनी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट में नहीं। सुप्रीम कोर्ट की पावर को तो करटेल किया जा रहा है। क्या बोला? बाकी कोर्ट इसके पास आएंगे। किसके पास? गवर्नर जनरल। तो क्लियर कट साइन आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या किया जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी वो की थी। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज ऑथराइज टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। उसको बोल दिया गया काउंसिल के लिए भी, जो चार लोग इसके साथ जोड़े गए हैं, इनके लिए भी और प्रोविंस के कोर्ट के लिए भी ये क्या बना सकता है? रूल्स बना सकता है और रेगुलेशन बना सकता है। तो सारी पावर सेंट्रलाइज कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए। अब अगला एक्ट आएगा 3 साल बाद, पिट्स इंडिया एक्ट। इसको क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, किसके लिए आया? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, धड़ाधड़ ब्रिटेन वाले लड़ाई लड़ रहे थे, टेरिटरी और एक्वायर करते जा रहे थे और कंपनी का भी काम कर रहे थे, जहां पर वो ट्रेड भी कर रहे थे। अब आप देख रहे हो एक ही कंपनी लड़ाइयां भी लड़ रही है और पॉलिटिकल फंक्शन का मतलब लड़ाइयां भी लड़कर उसको जीत रही है, मिलिट्री के काम कर रही है, वहां के लिए लॉज भी बना रही है, लोकल लॉज बना रही है। तो भाई यहां पर क्या किया गया, ये बताओ कि भाई आप कौन कौन आपका कमर्शियल आर्म है, ट्रेड, और कौन आपका पॉलिटिकल आर्म है। जब हमें ये पता चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब हम कार्य करेंगे। तो ब्रिटेन वालों ने लॉ बनाकर ये कहा कि आप अपने फंक्शंस को क्या करो, अलग करो। ये बताओ कि आपके पॉलिटिकल फंक्शन कौन से हैं जिससे आप पूरे भारत को जीतते जा रहे हो, टेरिटरी को एक्वायर करते जा रहे हो, जीतते जा रहे, इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल। और जो आप व्यापार करती है आपकी कंपनी, उसको कहेंगे कमर्शियल। क्या करेंगे आगे आके? कमर्शियल के लिए अलग लोगों को बैठाएंगे जो व्यापार के कार्य हैं, ट्रेड के कार्य हैं, और पॉलिटिकल के लिए अलग को बैठाएंगे। इसीलिए बोला अलग अलग करो। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आया? पीट पीट कर अलग करना। क्या मेरे बच्चों? पीट पीट कर अलग करना। तो पीट पीट कर अलग किया गया। सबसे पहला क्या कहा गया? आप ये बताइए कि कौन कौन से काम करने चाहिए। तो आप देखिए क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो पता है कंपनी में होते हैं डायरेक्टर, ये रहे आपके डायरेक्टर। आपने पहले भी देखा, बोला भैया तुम अपनी कंपनी को देखते रहो, तुम कंपनी के डायरेक्टर हो। शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी में पैसा लगाता है। डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी चलाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टर्स के द्वारा चलाई जा रही थी। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो आप जैसे और हम जैसे आदमी, जो उसके प्रॉफिट में पैसा लगाते हैं, उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। और अगर कंपनी को 1000 रुपए मुनाफा हुआ है, 1000, और उसमें 100 लोग हैं, 100 पीपल, तो सबको साल भर बाद 10-10 रुपए मिल जाएगा। और उसका शेयर बढ़ेगा, वो तो मिलेगा ही। तो शेयर होल्डर के एवज में, ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, काम देखने वाले डायरेक्टर्स।
काम देखने वाले डायरेक्टर। बोला भैया तुम इसके कंपनी के कमर्शियल अफेयर को अब तुम देखो, तुम्हारा काम है। अब हम एक संस्था बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल करेगा ये जो टेरिटरी एक्वायर कर रही है, इसके पॉलिटिकल अफेयर को अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखेगी। हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, जो बताएगा उसको वो करना पड़ेगा। तो देखो, न्यू बॉडी क्रिएट हुई पिट्स में, याद रखना है। इसी को कहा जाता है डबल गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है बेटा? डबल गवर्नमेंट। एक व्यापार देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कंट्रोल देखने के लिए ये नए काले कलर का आप देख रहे हैं, ये लड़ाई पॉलिटिकल मुद्दों को देखेंगे, ये आपका कमर्शियल मुद्दों को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है कि डबल गवर्नमेंट का फंक्शन कहां से चालू हुआ, डबल गवर्नमेंट का फंक्शन कहां से शुरू हुआ। तो आप बता देंगे पिट्स इंडिया एक्ट से डबल गवर्नमेंट का फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ कहां पर? भारत में, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा उसके कमर्शियल काम चलने लगेंगे, और पॉलिटिकल कामों को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जन्म। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, काले में आप देख सकते हैं, और ये अपना मिलिट्री पॉलिटिकल देखेगा। और कामों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो कंट्रोल और ज्यादा बढ़ रहा है, कंट्रोल बढ़ाती जा रही है ना। टेरिटरी के मामले में हमें दो, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल, जो वहां के लोगों के मैटर होंगे, मिलिट्री गवर्नमेंट जो होगी, और जो पैसा आ रहा है, रिवेन्यू का मतलब होता है टैक्स से, कमर्शियल का मतलब होता है व्यापार से, ट्रेड से। तो कमर्शियल देखे ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन पैसा वैसा कौन देखेगा? अब हम ला रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखेगा। और ये जो टेरिटरी जीती जा रही हैं, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और इसको कहा जाएगा कि ये ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने की टेरिटरी नहीं है ये, पहली बार। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट याद करने का है। आपको लगता होगा कि ब्रिटेन का शासन तो 1857 के बाद आया, द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कम आफ्टर the revolt of 1857, which we called first war of independence. They called it is a rebellion. But आप धीरे धीरे ये महसूस करना चालू कर रहे हैं कि ये तो पहले ही आ जा रहा है, ये तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही आ जा रहा है। इसको कहते हैं एनालिसिस। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज देयर टू टेक कंट्रोल, जो कि इन्होंने पूरे भारत पर ये कंट्रोल लिया। ये भैया देखने लग गए। अब देख रहे हो आप, सिविल और मिलिट्री क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। यह दोनों कार्य अलग अलग हो रहे हैं। आगे बढ़ो। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसने कहा द कंपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया वर टू बी द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, कि ये हमारी हैं, तुम अपनी मत समझना ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारा खेल खत्म। ब्रिटिश पोजीशन से ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन अ सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। जो कुछ भी आप काम करते हो हमें बताओगे, आप हमारे बिहाफ में हो, आप खुद में कुछ नहीं हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर फिर से आ गई, और धीरे 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 और कंट्रोल बढ़ता जाएगा। क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ो। तो 84 के एक्ट में क्या मेजर चेंजेस हुए? सबसे पहला, कमर्शियल आपका आर्म बताओ, पॉलिटिकल आर्म आपका बताओ, और दोनों को अलग अलग करके अलग अलग करो। आपका काम देखेंगे ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
आपके कमर्शियल मैटर्स को देखेंगे और पॉलिटिकल और मिलिट्री और सिविल मैटर को देखेंगे हम लोग। इसी को कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कंट्रोल ले उसको क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और हमारे हैं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा, हम लोग इसको देखेंगे। तो और ग्रिप 84 तक आते आते बढ़ाई। यहां एक और क्वेश्चन है आपके लिए, हमने ये देखा था ये वाला क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे अभी। ये वाला ये, ये ये वाला क्वेश्चन बच्चों। A series of legislative act, the Regulating Act of 1773, Pitts Act of 1784 and the Charter Act of 1883 progressively diminished the East India Company political and economic power in India, reducing it to mere a shadow of its former self। छाया बन के रह गई थी मां। क्रिटिकली एग्जामिन कि किस तरह से इन एक्टों ने क्या किया, शेडो बनाया। इसको हम देखेंगे, देखते हैं। तो भैया अब आ गए हमारे कॉर्नवालिस। ये हार के आए थे अमेरिका की वॉर। कहां से आए थे? अमेरिका में कि इंडिपेंडेंस की जो वॉर हो रही थी वो, हाँ, वो हार के आए थे। इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनको यहां भेजा गया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब इनको यहां पर भेजा गया तो इन्होंने शर्त रख दी। इन्होंने क्या बोला कि भाई मैं वहां तभी जाऊंगा जब, मैं तो लड़ाका हूं, आप गवर्नर जनरल रखते हो, अगर आप मुझे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ मिलिट्री का भी सुप्रीम लीडर बनाओगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं खाली गवर्नर जनरल नहीं जाऊंगा, मुझे सुप्रीम पावर चाहिए। कॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्होंने भी भारत के पुलिस में, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज में काफी काफी इनका योगदान है। आप हिस्ट्री ऑप्शनल में इसको पढ़ते हो। कॉर्नवालिस साहब चल दिए गवर्नर जनरल। इन्हीं के लिए ये एक्ट आया था। इसमें क्या बोला गया? बोला गया कि भैया ये जो चार की काउंसिल है, ये चार लोग क्या कर रहे हैं? ड्रामा कर रहे हैं और मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी खत्म। हमारे ये भाई साहब कॉर्नवालिस साहब क्या होगा? मेन बंदा होंगे। इनको दिया गया राइट टू ओवरराइड और डिसओबे द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केस। स्पेशल केस में ये जो 77 में नहीं मिल पाया था, अब मेरे बच्चों 86 में आकर मिला, ताकत मिल गई कि भैया हटो, तुम कौन हो। 73 में ये प्रॉब्लम थी, तो 73 की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। इन्हीं को मिला सुप्रीम रैंक, कमांडर इन चीफ। लड़ाई के टाइम पर यही देखेंगे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, इन्होंने क्या बोला? ये जो ओवरराइडिंग पावर है कि ये इनकी बात नहीं मानेंगे, ये केवल इनको ही नहीं मिली, बाकी के आने वाले सब गवर्नर जनरल को भी मिल गई। अब मजे आ गए, गवर्नर जनरल के कमांडर इन चीफ भी बन गया, मिलिट्री का चीफ भी बन गया। अब आओ, इसको और भी ताकतवर बनाया गया। गवर्नर जनरल मोर कंट्रोलिंग पावर ओवर गवर्नमेंट फॉर सबॉर्डिनेट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये जो बॉम्बे और मद्रास है, इनके गवर्नर जनरल को और कम ताकत दी गई, यानी सेंट्रलाइजेशन चल रहा है साहब, यहां से चलेगा और इसको ब्रिटेन देखेगा, यही घोषित हुआ। तो और ताकत इनको दी गई।
अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, आप तो अपना मिलिट्री और रेवेन्यू अलग करते जा रहे, तो बोला चलो तुम भी आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें हम मोनोपोली देते हैं। मोनोपोली का मतलब क्या है, तुम्हारे अलावा कोई और कंपनी के ट्रेड नहीं देखेगा। 1600 में इन्हीं के पास था, 1608 में एक्सक्लूसिव चार्टर मिला, 1757 तक ये राज ही करते रहे। यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए, दीवानी राइट्स भी बन गए। लेकिन 1773 में पहला रेगुलेशन एक्ट आया, फिर आपने देखा 1780 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, फिर 1784 में अगला एक्ट आ रहा है, 86 है, 86 में अगला एक्ट आ रहा है। तो अब हमारा क्या होगा, अब तो ब्रिटेन क्या कर रही है, ब्रिटेन अपना कंट्रोल बढ़ाती ही जा रही है। तो नहीं, बोला तुम भी इंजॉय करो, तुम भी 20 साल तक कोई और कंपनी यहां पर आकर काम नहीं करेगी। तो बोला चलो हमारे इंटरेस्ट, कंपनी ने क्या बोला, हमारे इंटरेस्ट तो अभी सर्व हो ही रहे हैं। 86 में भी खुश हो गए लोग कि 20 साल तक अब हम यहां पर अपनी मील की खेती करवाएंगे, यहां से सस्ता माल ले जाएंगे, शोषण करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ओपीएम उगवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मोनोपोली इनको भी दे दी गई। ये देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर एम्प्लॉय वुड बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है, इसकी सैलरी और इसके एम्प्लॉइयों की सैलरी कहां से दी जाएगी, ब्रिटेन से दी जाएगी? नहीं, वहीं से निकालो खाना खर्चा। जितनी भी चीजें हैं आपको कहां से निकालनी पड़ेगी, वहीं से निकालनी पड़ेगी। ऐसा क्या कर दिया गया, ऐसा लॉ बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर एम्प्लॉय वुड बी पेड ओनली आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। भारतीय पैसे से ही आपकी सैलरियां आएंगी। ऐसा क्या कर दिया गया, ऐसा रूल बना दिया गया। अब फिर से देखते हैं क्या हुआ जी, एक बार ये एक्ट देखो। ये देख रहे हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीच में आ गया है, यहां गवर्नर जनरल का टाइटल आ गया है और कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। अब आइए और आगे बढ़िए, किस पर आइए, 1813। इससे पहला एक्ट कौन सा है, 1866, ठीक है। फिर उसके बाद 1883, कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1813 है ना। कई किताबों में ये मिलेगा, कई किताबों में ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। अब 20 साल हो चुके हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी कंपनियां भी कह रहे हैं कि सोने की खान है इंडिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1813 आ चुका है। ब्रिटेन जो 1773 में अपने स्क्रू टाइट कर रहा था, उसको लगभग 50 साल का टाइम होने वाला है। 50 साल में उसने अपने आप को काफी कंसोलिडेट किया है और उस पर प्रेशर आ रहा है दूसरी कंपनियों का, दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स का, कि हमें भी इंडिया में अब आप आने दो। साथ में ब्रिटेन हर जगह अपने साथ मिशनरीज लेके जाता है, रिलीजियस एंगल उसका रहता है, और क्या रहता है उसका, भारत पर और भी ज्यादा कंट्रोल लेने के लिए, तो भारत को
ऐसा बनाना चाहता था जहां इंडियंस कोट पहने, इंडियंस ब्रिटिशरों की तरह सोचें, उनके नसों के अंदर उनकी बोलचाल की भाषा, जीवन शैली, द लाइफ स्टाइल, द बिहेवियर एक्सपेक्ट पूरा मटीरियल बन जाए। तो चाहते थे कि हमारे ये इंफिनिटी तक गुलाम बने रहें। उसके लिए उन्होंने बोला बॉडी तो इंडियन की होगी, लेकिन सोच, थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ स्टाइल किसकी होगी? लाइफ स्टाइल पूरी की पूरी ब्रिटिशर की तरह। तो ऐसा सोच विचार के उन्होंने अगला एक्ट लाने की कोशिश की, जिसका नाम था, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1773 से लेकर 1883, 40 ईयर्स हुए बेटा। 40 ईयर्स, हाँ 40 ईयर्स का टाइम पीरियड है। इन्होंने बोला कंपनी खत्म भाई, मोनोपोली उसकी नहीं रहेगी। अब मोनोपोली का मतलब ट्रेड मोनोपोली वो भी रहे, लेकिन और कंपनियां भी आएंगी। तो मोनोपोली का मतलब होता है केवल एक। तो यहां क्या किया गया? आफ्टर 40 ईयर्स दूसरी कंपनीज को भी यहां पर वो आएंगी, यहां पर वो ट्रेड करेंगी। ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, जितने भी व्यापारी हैं वो ये करें, ठीक है। लेकिन जो चाय का काम होगा इंडिया में, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। एक्सक्लूसिव राइट ऑन टी। और चाइना के साथ जो ट्रेड होगा उसको भी ये एक्सक्लूसिवली देखेंगे। इन दो को छोड़कर, चाय के काम को छोड़कर और चाइना से ट्रेड को छोड़कर, मोनोपोली खत्म कर दी गई और ऑल ब्रिटिशर मर्चेंट को क्या बोल दिया गया? आप यहां पर क्या कर सकते हैं? आप यहां पर काम कर सकते हैं। तो इट एंड दी मोनोपोली ऑफ दी मर्चेंट। क्लियर हुई बात बच्चों इतनी? ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? इन्होंने और भी बातें बोली। सोरेनिटी, हम मालिक हैं। अब क्या बोल दिया गया? जितने भी कंपनी इलाकों को जीत रही है, सोरेनिटी का मतलब होता है मालिक, द सुप्रीम पावर, अ पावर विच इज सुप्रीम इन देयर एरिया, इन देयर टेरिटरी। जैसे घर के अंदर माता पिता सोवरेन होते हैं, वैसे ही क्या बोला गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये बोला गया कि कंपनी ने जो इलाके जीते हैं, ये इलाके कैसे माने जाएंगे? ये इलाके माने जाएंगे कि ये इलाके ब्रिटिश किंग के हैं, यानी गवर्नमेंट के हैं। ब्रिटिश किंग कौन था? वहां पे तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई थी बेटा। इंग्लैंड में सबसे पहले डेमोक्रेसी का सेटअप हुआ था। पहली डेमोक्रेसी ट्रू अमेरिका में आई थी, लेकिन अंग्रेजों के यहां पार्लियामेंट सबसे पहले बन गई थी। अमीरों ने ही राजा को वहां ग्लोरियस रेवोल्यूशन से हटाकर कैपिटलिस्ट लोगों ने अपना सिस्टम ले आए थे। तो बोला कि भाई पार्लियामेंट या और एक नॉमिनल हेड, राजा उनका बस एक, आज भी उनका नॉमिनल हेड है, मतलब जैसा हमारा राष्ट्रपति है, कुछ करेगा धरेगा नहीं, बस उसके नाम पर सारे काम होंगे।
तो ब्रिटिशर जो कि नॉमिनल हेड है उसके नाम पर सारे काम होंगे, ये हमारा इलाका आज से माना जाएगा। 13 में ये बोल दिया। और क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउड कर दिया गया कि आओ और ईसाइयत का प्रबुद्ध फैलाओ। कब? 1833। अब ये भारत की 13 भारत की रग रगों में बसना चाह रहे हैं और ये आए, फैले। गंगा वाले इलाके में तो हिंदू धर्म का प्रभाव था, नीचे भी हिंदू धर्म का प्रभाव था, लेकिन ये इलाके या ट्राइबल्स एरिया, खास तौर पे ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका इंडिया का, यहां पर ट्राइबल्स लोग रहते थे जो इतना हिंदू वैदिक परंपरा या जो हमारी सनातन परंपरा है उसका उनको ज्ञान नहीं था, और वहां वो चले गए और सक्सेसफुल भी रहे। आज नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी बड़े पैमाने पर है। आप जो इन्फ्लुएंस देख रहे हो क्रिश्चियनिटी का हमारे नॉर्थ ईस्ट में, ये 1813 से आया है। तो अलाउड किया इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को, यानी भारत के हिंदू जो लोग हैं उनको धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करना कि वो क्रिश्चियनिटी को हटा दे। तो क्या इनके कॉन्सेप्ट में इस तरह का भी वो था कि लोग अपना धर्म छोड़ें, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं? हाँ, ये टोन 1813 से दिखाई देने लगा और बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हुए। और बाद में आप देखेंगे आगे जाके इसके 50 साल बाद शुद्धिकरण, आज भी शुद्धिकरण है, शुद्धि आंदोलन चलाए जाते हैं। दयानंद सरस्वती अपने प्योरिफिकेशन के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। तो क्रिश्चियन मिशनरी आना शुरू हो गए। उसके बाद आओ भाई, पूरा वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने वेस्टर्न बनाने की कोशिश की। 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया कि जाओ भाई वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो। वेस्टर्न एजुकेशन किस पे बेस है बेटा? मटीरियलिज्म पर। खाने पीने की बात सोचो, कपड़े पहनने की बात सोचो, अच्छा खाओ अच्छा पहनो। जैसे हमारा कौन सा दर्शन है? चार वाका फिलॉसफी। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋण कृत्वा घृतम विवेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। जब तक जियो खाने पीने के बारे में सोचो। तो जो हमारा एजुकेशन थी वो एक लाइफस्टाइल थी, ब्रह्मचर्या को लेकर, चार्य आश्रमों को लेकर थी, जिसमें धर्म ड्यूटीज को बड़ा माना जाता था। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 पिलर्स थे, वो पूरी तरीके से बिखर गए। और पिलर्स आ गया वेस्टर्न एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन, जिसमें कुछ अच्छी बातें जैसे लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके साथ साथ एक मटीरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल। आज जो आपको वैश्यावृत्ति दिखाई दे रही है, प्रोस्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है, लिकर दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स दिखाई दे रहे हैं, कंज्यूमरिज्म दिखाई दे रहा है, ये पढ़ाई के साथ साथ हमारे उसमें डाला गया। आज कोई इंग्लिश को सुपीरियरिटी का दर्जा, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कल्चरल इंपीरियलिज्म के नाम पर जानते हैं, वो ऐसा कहा जाता है इन्हीं की देन है। तो वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया ये ले आए। लोकल गवर्नमेंटों को बोला गया भैया आप भी टैक्स लगा सकते हो इंडिविजुअल्स पे, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरकारें थी। तो रिलीजन और वो रिलीजन का आना, एजुकेशन का आना और मोनोपोली ट्रेड की खत्म करना, टी और ट्रेड को छोड़कर, ये इसकी देन थी। अब आओ 20 साल और गुजरे, यानी लगभग 60 इयर्स। बोला अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म ही कर देंगे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फाइनल स्टेप ऑफ टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, आखिरी कदम जो चालू हुआ था 1773 एक्ट चार्टर से,
उसको आगे बढ़ाया गया। क्या बोला गया? अब आप ट्रेड करोगे ही नहीं। डिप्राइव द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। तो ये जो कानून बनाने की शक्ति थी किनकी? ये जो दो टेरिटरी थी बॉम्बे और मद्रास की, कि अब आप कोई खुद से लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग। बोला तुम कोई लॉ मेकिंग नहीं करोगे, पूरा लॉ मेकिंग अब पूरे जो इंडियन टेरिटरीज इन ब्रिटिश पोजेशंस हैं उसको क्या कौन देखेगा? उसके लिए लॉ मेकिंग कहां होगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले बंगाल था, इसी एक्ट में क्योंकि और टेरिटरी जीतते जा रहे थे उसको क्या बोला गया? विलियम बेंटिक बनेंगे पहले गवर्नर जनरल ऑफ एंटायर इंडिया और उनको पूरे भारत पर लेजिस्लेट यानी लॉ बनाने की ताकत दे देंगे। एंटायर ब्रिटिश इंडिया, जो भी ब्रिटेन, क्योंकि बीच बीच में एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लॉज बनाने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई, क्योंकि बीच बीच में बेटा प्रिंसली स्टेट्स भी थे, देसी रियासतें। तो इसीलिए एक को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, दूसरे को जो जहां राजाओं का राज था उसको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। तो उनको बोल दिया गया, एंड कर दिया गया, छोड़ो अब तुम कंपनी रही नहीं। कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब तुम्हारा काम है बस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। यहाँ पे लैंड हमारे हमारे लिए आप क्या करो? एडमिनिस्ट्रेशन करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो और वॉर फाइट करो। इट प्रोवाइडेड कंपनी टेरिटरी इन इंडिया हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी हिज हेयर एंड सक्सेसर। बोला गया जो टेरिटरी आपकी हैं ये हिज मेजेस्टी की हैं, यानी पार्लियामेंट की हैं, सरकार की हैं, ऐसा बोल दिया गया। ग्रेट, आगे बढ़ो। अब बात हुई कि 60 इयर्स हो गए हैं, कितने ईस्ट इंडिया के सर्वेंट बाहर से आएंगे? अगर हम ब्रिटिशरों को यहां पर आर्मी में भी रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लगते हैं, तो उनको हाई सैलरी जाती है, फिर वो करप्शन भी करते हैं। ये बात उठ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन क्लर्क लाओ, इंडियन बाबू लाओ, वो इंडियन कल्चर को भी अपनाएंगे, पैसा भी कम खर्च करना पड़ेगा। तो पहली बार बात कही कि भाई ये इंडियन सिविल सर्वेंट को लाया जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने भाजी मार दी। उन्होंने बोला इन्हीं पे तो हम राज कर रहे हैं, इन्हीं को आप लेकर आओगे, मत लेकर आओ इनको। तो पहली कोशिश कब हुई इंडियंस को लाने की? 1833 में। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते थे उन्होंने मना कर दिया, तो फेल्ड हो गया है अटेम्प्ट। तो यहां पर क्या हुआ? फाइनल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनल डिसेंट्रलाइजेशन कहां हुआ? यहीं पर हुआ बेटा। इसी को लेकर एक ये सवाल भी है, इसको जरा हम देखते हैं सवाल को। सवाल को देखते हैं। एक सेकंड देना, मैं निकालता हूं। ओके, अब आपको दिखाई देने लगा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बड़ी
सिंपल सी बात करता है। क्या बात करता है क्वेश्चन? कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 84, 83 diminish the East India Company political and economic affair in India, reducing it to a mere shadow for self. क्रिटिकली एग्जामिन। तो आपने देखा 73 में क्या आया? करप्शन के लिए रोकने के लिए रिपोर्ट मांगी गई। फिर 84 में क्या है बेटा? पिट्स इंडिया में डुअल कंट्रोल सिस्टम आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया, जिसने बोला सारी वो दो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी मांगा जाने लगा। प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट किया गया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। फिर ये 13 में कमर्शियल एक्टिविटी, पहले तो जो 13 में आई उसमें मोनोपोली खत्म की गई, टी और चाइना को लेकर। फिर अब 13 में आकर 1833 में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को समाप्त कर दिया गया, पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया कि भैया तुम छोड़ो, तुम हमारी लिए काम करो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, है ना। और ओपन कंपटीशन लाने की कोशिश की गई, और लॉ कमीशन भी इसी में आएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर डाइल्यूट ही होती जा रही है, इकोनॉमिक कंट्रोल पूरा ही छूट गया, पॉलिटिकल पावर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। इसीलिए उसको कहा गया कि अब ये एक मेयर शेडो बनकर रह गई। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि मेयर शेडो कैसे बन के रह गई। अब इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब आगे बढ़िए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगले एक्ट को आप देखने का प्रयास कीजिए। अगला एक्ट क्या है? बस एक दो एक्ट और हम देखेंगे, यही आखिरी है। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे, फिर हम 3-4 सवाल मेंस के, प्रीलिम्स के सवाल हम उठाएंगे। और आप चिंता मत कीजिए, आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स बहुत ही शानदार होगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1857, फिर 1853। अब लड़ाई होने वाली है भारत में, जगहों को जीता जा रहा है। और जब जगहों को जीता जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो राजा नाराज है। इसी बीच में एक इनका बहुत घटिया गवर्नर जनरल, जो जिसके अंदर दोनों अच्छाई भी थी और बुराई भी थी, उत्पन्न होता है। क्या होता है? आता है डलहौजी, और भारत में रेलवेज बनती हैं, टेलीग्राम बनता है, वुड डिस्पैच आता है, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और भारत में फर्स्ट रेवोल्यूशन हो जाता है। अब आइए, क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसने बोला ये कंपनी काम कर रही है, ये लॉ बनाने के लिए इसको अलग किया जाए, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन इसको अलग किया जाए। कि जब ये गवर्नर की काउंसिल मिलती है, तो कब ये एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है चीजों को करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कोई काम करना। जैसे मंत्रालय कोई काम करता है, स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करता है, तो कब इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है गवर्नर के द्वारा, और कब नए लॉज बनाए जा रहे हैं। ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। एक हो गया जो अब आज की डेट में आपका गवर्नमेंट, जिसको आप बोलते हैं कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दैट इज मोदी जी। वो हो गए एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सरकार चलाने वाले कार्य, गवर्नमेंट चलाने वाले कार्य। ठीक है, वो काम कौन से हो गए? सरकार चलाने वाले कार्य। और दूसरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरा कैसा कार्य?
जहां नए लॉज बनेंगे भारत के लिए। तो इन्होंने बोला अलग से काउंसिल बनाओ जिसको लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब ध्यान से सुनना इसको, जहां लॉज बने, जहां क्या बने, जहां लॉज बने, जो आज काम क्या करती, जो जो काम कौन करता है आज, हमारी पार्लियामेंट करती है। कौन करती है? जो काम हमारी आज पार्लियामेंट करती है। तो क्या किया जाए, दोनों को अलग अलग कीजिए। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं अब हमारा पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इवॉल्व होगी। इन्होंने क्या किया, इन अदर वर्ड इट स्टैब्लिश अ सेपरेट गवर्नर काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब दो काउंसिल हो गई, एक हो गई, ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारा मोदी साहब आप करते हैं वो, और एक अलग हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अब क्या बनाएगी, जैसे आज हमारी पार्लियामेंट लॉज बनाती है वो। तो दो संस्था अलग अलग करो, इनको अभी देखेगा गवर्नर जनरल, और कहा किसको देखेगा, पूरे भारत को, इसीलिए इसको कहा जाएगा सेंट्रल गवर्नर जनरल काउंसिल। फिर धीरे धीरे आप देखोगे स्टेट में भी बनेगी। तो कहा किसके लिए बन रही है, अभी केंद्र के लिए बन रही है। पहली बार ये बननी चालू हुई और इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी पार्लियामेंट। पूरे भारत के लिए अब एक जगह से बैठ के लॉ बनेंगे, लॉ बनेंगे। लॉ बनाने के लिए उसके साथ कुछ लोग होंगे, अलग से वो काम करेंगे, इसीलिए उसको कहा जाता है मिनी पार्लियामेंट। व्हाट डज इट कॉल्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इट कॉल्स मिनी पार्लियामेंट। क्या बात समझ में आई? यस। क्या किया गया, इट सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड प्रोवाइडेड फॉर एडिशन 6 मेंबर। तो 6 मेंबर आएंगे। जब ये कानून बनाएगा तो गवर्नर जनरल क्या कहेगा, करेगा अलग से नए लोग इसके पास आएंगे, 6 मेंबर एडिशनल मेंबर, नए लोग आएंगे, इकट्ठा अकेले नहीं बनाएगा, एडिशनल मेंबर इसके साथ आएंगे और वो क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे भारत में इवॉल्व हो रही है जुडिशरी, लेजिस्लेचर इवॉल्व हो रही है। द लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड अ स्पेशल फंक्शन। पहले कानून बनाने को मेन माना ही नहीं जाता था, अब लॉ बनाना कि भाई कैसे काम होगा गवर्नमेंट के अंदर, इंडिया के अंदर, इसके लिए लॉ बनाना जरूरी है। वी नीड टू मेक दी लॉज। ये पॉइंट आपसे बार बार पूछा जाएगा। अब आइए, हमारा रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था यहां पर। अब 1853 में ओपन कंपटीशन की, कोई भी सिविल सर्वेंट बन सकता है, खाली ब्रिटिशर ही नहीं बनेगा। एक कमेटी बनी थी मैकाले, इसी ने अंग्रेजी लाई थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा था मैकाले, लॉ मेंबर के रूप में भी यही था। और सिविल सर्वेंट किस तरह से होनी चाहिए उस पर द कमेटी ऑफ सिविल सर्वेंट वाज आल्सो हेडेड बाय मैकाले। तो इसने क्या किया, बोला इंडियन को आने दो। तो भारत में पहली बार कब बात हुई, 1833 में। पहली बार एग्जीक्यूशन कब हुआ, 1853 में। रिक्रूटमेंट होनी चालू हो गई। It extended the company's rule allowed to be retain the position of Indian territory on the trust of Britain का, कि कंपनी भाई कंपनी अपना काम करती रहे एडमिनिस्ट्रेशन का, पर कब कंपनी गोल हो जाएगी, हम फुल्ली टेक ओवर कर लेंगे। जैसे पिछली बार बताते थे कि हम 20 वर्ष के लिए आपको चार्टर देते हैं फॉर 20 इयर्स, इस बार वो साइलेंट हो गए। क्या हो गए बेटा, देवर साइलेंट। यानी अब कभी भी ऐसा लग रहा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी क्या हो सकते हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी समाप्त हो सकते हैं। और एक घटना हुई और समाप्त हो ही गए, 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडियाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 न्यू मेंबर, ये जो जब लॉ मेकिंग होगी इसमें 6 मेंबर जुड़ने हैं गवर्नर जनरल के साथ, जोड़े गए। और क्या हुआ, 4 मेंबर कहां से आने थे, जो जो इलाके जीते हुए थे। 6 मेंबर आने, 6 में से 4 तो फिक्स ही हो गए। 4 आएंगे मद्रास के प्रेसिडेंसी गवर्नर की साइड से, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। तो अब एक तो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी काउंसिल बन रही है जिसका ये आपका क्या है, जो जो ये मार्किंग उसकी काउंसिल का ये है, और ये धीरे धीरे पार्लियामेंट। तो ये हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव और ये हो गई आपकी काउंसिल, ये डेवलप्ड हो गई। तो क्या हुआ 53 में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 53 में हमारा लॉ सबसे पहले 1853 में एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग किया जा रहा है। लॉ को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक मिनी पार्लियामेंट बन रही है जिसमें 6 मेंबर जुड़ रहे हैं, पार्लियामेंट का भी इवॉल्व हो रहा है और उसमें 6 मेंबर आ रहे हैं। चार्टर को आगे बढ़ाने की बात नहीं हो रही है और ओपन कंपटीशन आ रहा है। ऐसा लग रहा है कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। और पहली बार इंडिया के लॉ बनेंगे जिसमें 6 मेंबर्स जुड़ेंगे, मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। और फिर एक होगी ग्रेट रेवोल्यूशन 1857, जिससे पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली धराशायी हो जाएगी, जिसके पास बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बनेंगे कि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी धराशायी क्यों हो गई, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आए। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही थी, अब आएगा क्राउन रूल, डायरेक्टली ब्रिटेन संभालेगा। पहले तो अपने एजेंट के थ्रू संभाला था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, बट महान रेवोल्यूशन हुआ, कुछ किंग ने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ। तो इनको पता लग गया कि अब राजाओं के साथ टक्कर नहीं ली जा सकती, राजाओं को अपने साथ मिला के रखना है। इनको कुछ ना कुछ जो भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कर रहे हैं इसमें इनको जोड़कर रखना है। तो पूरा 90 डिग्री का ट्विस्ट एंड टर्न आया। क्यों आया, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटिनी और रिवोल्ट फॉर 1857। हम इंडियंस हैं तो हमको ये वाला वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है, जिसके बहुत सारे मेंस के सवाल हैं, पर ये थोड़ा आज आपके लिए पहली क्लास में ज्यादा हो जाएगा। पर एक बार मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने आज बात की पहला चैप्टर अपने फाउंडेशन का, इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों, सुभाष कश्यप दोनों को हम लेके चल रहे हैं। सारे के सारे पीटी और मेंस के हम सवाल भी देखेंगे। जहां आज हमने बात की किसकी बेटा, कि किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट 73 से सारी चीजें आना चालू हुई। पहले ट्रेडर थे 1600 में, क्विकली 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। एक्सक्लूसिव राइट ले लिया 1608 में पार्लियामेंट से, क्वीन एलिजाबेथ से, और बोला हम जाके वहां काम करेंगे, और काम किया। 1600 से 1757 लगभग 157 ईयर्स इन्होंने राज किया। फिर पलासी का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इंडिया के लिए, और अब वो ट्रेडर से रूलर बन गए। उन्होंने धड़ाधड़ एक्वायर की टेरिटरीज,
एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चरमरा गया क्योंकि वो तो ट्रेडर्स थे। उन्होंने डुअल गवर्नमेंट कुछ समय रॉबर्ट क्लाइव ने चलाने की कोशिश की, खुद बोला हम पैसा उगाएंगे, नवाब साहब आप एडमिनिस्ट्रेशन करिए। बंगाल में फेमाइन आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस में, क्योंकि युद्ध लड़ रही थी, वॉर्स, देवर इनटू वॉर्स। उन्होंने लोन की बात की ब्रिटेन में जाकर, भर भर करप्शन चल रहा था। अब ब्रिटेन को ऐसा लगा अब इनको करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गलती से इनके पास सोने की चिड़िया आ गई है। फ्रांस भी लड़ रहा था इस एरिया में, फ्रांस अमेरिका में भी लड़ रहा था, और उनकी नजर ब्रिटेन की इस पर भी थी, और इन्होंने एक अपना सिस्टम रेगुलेट करने की कोशिश की, जिसमें पहला रेगुलेशन आया बेटा ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, रेगुलेशन एक्ट। क्योंकि इन्होंने दीवानी राइट्स पहले ही कर लिए थे। दीवानी राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि दीवानी राइट्स होते क्या है, पैसा, लैंड टैक्स, रेंट लेना, रेवेन्यू लेना, कमर्शियल से अलग होता है। ये पॉलिटिकल फंक्शन होता है, किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है। तो बीओबी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की टेरिटरी एक्वायर करके वहां पर इन्होंने जस्टिस का काम भी और रेवेन्यू का काम ला दिया था। कंपनी रूल, जो कि काफी 1858 तक चला, जो आज हमने पढ़ा। पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें पहला स्टेप कंट्रोल एंड रेगुलेट। क्या बोला, कंपनी से बोला गया अपनी सारी रिपोर्टें दिखाइए, हमें बताइए आप क्या कर रहे हैं। हाँ, आप पॉलिटिकल एंटिटी है, हम मानते हैं। आपका जो गवर्नर जनरल होगा वो बाकी जगहों को देखेगा, इसके साथ 4 लोग और होंगे, लेकिन मेजॉरिटी से डिसीजन होगा तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता था वॉरेन हेस्टिंग। फिर इन्होंने बोला ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं एलिजा इंपे के साथ, इसके साथ 3 मेंबर होंगे। यहां पर भी एम्बिग्यूटी आ गई कि इसकी क्या वो होगी, पर पहला सुप्रीम कोर्ट यहां पर खुल गया। उससे पहले क्या चल रहे थे, लोकल प्रोविंसेस में चल रहे थे, जिसे गवर्नर्स देखा करते थे। बोला कोई ट्रेड नहीं करेंगे आप, कोई ब्राइब नहीं लेंगे आप, और जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे हैं, सारी रिपोर्ट सबमिट करो। तो पूरी तरीके से फर्स्ट स्टेप लिया। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कमियां आ रही थी उसके लिए 1881 में 8 साल के अंदर वॉरेन हेस्टिंग को पावर्स देने के लिए क्या किया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से अलग किया गया। बोला ये पावरफुल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनकी काउंसिल, ये जो भी कोई काम करेंगे, ये रेवेन्यू कलेक्ट करें, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करें, आप इनको नहीं रोकोगे। तो एलिजा एम्पे सुप्रीम कोर्ट को लगा दिया साइड। आप रेजिडेंट को देखो, कलकत्ता में जो भी लोग रह रहे हैं, ब्रिटिशर रह रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम का काम उनके लॉज के हिसाब से करिए, पर प्रोविंशियल कोर्ट को भी गवर्नर जनरल फाइनल अथॉरिटी होगा। एकदम ही अजीब है, देख लो, इसको इतना पावरफुल बना रहे हैं। फिर जी कुछ नहीं हुआ। फिर आएंगे हमारे पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर बोला गया, पिट्स में याद रखना, डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोला भाई आपके कमर्शियल काम कौन से हैं, पॉलिटिकल काम कौन से हैं, हमें बताओ। तुम्हारे जो कमर्शियल काम है, ट्रेडिंग वाले काम है, वो तुम्हारे डायरेक्टर करते रहें। अब हम बोर्ड को बैठा रहे हैं, ये देखेगा सारे पॉलिटिकल काम, मिलिट्री के काम, रेवेन्यू के काम। तो ये जो थे, ये पूरे इसको देखने लग गए। और पहली बार यहां बोला गया ये तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, ये ब्रिटिश पोजीशन की टेरिटरी है, तो तुम ये मत समझना तुम्हारी है। तो पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में और कंट्रोल को बढ़ाया गया। फिर एक छोटा सा एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1886, जहां पर हमारे कॉर्नवालिस अमेरिका से हार के आए, पर यहां इन्हें सब कुछ बनना था, मिलिट्री के इंचार्ज भी यही बने, और इनको काउंसिल पर वीटो दी गई। यही इस एक्ट की बात है कि ये चारों की बात ना माने, क्योंकि वॉरेन हास्टिंग इस इश्यूज को देख रहे थे, इन्हें सुप्रीम कमांडर भी बनाया गया। इसके बाद और ओवरराइडिंग पावर्स इनको दी गई।
1793 में जगह धड़ाधड़ ये फाइट्स कर रहे थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और ज्यादा ताकतें इनकी कमजोर की। पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है किसके यहां, किसकी तरफ, बंगाल की तरफ, फ्रॉम बंगाल की तरफ, फ्रॉम बॉम्बे एंड मद्रास। उसके बाद बोला गया भाई चलो 20 साल के लिए तुम और काम कर लो। कंपनी वाले खुश हो गए कि कमर्शियल आर्म्स हमारी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बोला गया जी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है पिट्स इंडिया एक्ट में, इसकी सैलरियां यहीं से जाएंगी। तो पहले बनेगा और फिर सैलरियों की बात होगी, इंप्लॉय की सैलरी यहीं से जाएंगी। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चार्टर एक्ट 1883 जो कि बहुत ही ज्यादा भारत के लिए डेट्रीमेंटल था कल्चरल रूप में। कंपनी की मोनोपोली फिर 20 साल के लिए बढ़ाई गई, लेकिन अब कंप्लीट मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली एंड हो गई है। यहां पे ऑल मर्चेंट के लिए खोल दिया गया, एक्सेप्ट 2 पे उनकी मोनोपोली बताई गई है, टी और चाइना पर। क्या बोला गया है इनको, बोला गया भैया हम मालिक है, सोवरेन हम हैं, जो भी टेरिटरी जीती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कह दिया। क्रिश्चियनिटी को लाया गया, और मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको बताया कि आज किस तरह पर वहां आज इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जो कि कोई मेरा उसके बारे में कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैंने एक बात शेयर किया, आई एम वेरी वेरी न्यूट्रल। फिर अपने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाया, जो हमारी वैदिक परंपरा थी, वर्ण व्यवस्था की बात थी, है ना, वो सब खत्म करके मटीरियलिज्म, इंग्लिश एजुकेशन, और उससे कल्चरल इंपीरियलिज्म आज भी जिस तरह से आप देख रहे हैं, चारवाका फिलॉसफी मटीरियलिज्म को आगे बढ़ा गया। लोकल टैक्स लगा सकते हैं। फिर 33 पूरा कंप्लीट कंपनी को खत्म। कंपनी कैसे खत्म बेटा, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स, बिल्कुल लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दी गई। बोला जी कौन बनाएगा, विलियम बेंटिक साहब बनाएंगे, आप कुछ नहीं बनाएंगे। बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर खत्म हो गई। तो भारत के लिए कोई कानून बनाना होगा तो इनकी गवर्नर जनरल की काउंसिल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सुप्रीम पावर दे दी गई। उसके बाद बोला भैया चलो अब तुम कमर्शियल एंटिटी नहीं हो, अब आप एडमिनिस्ट्रेशन करो, बिल्कुल खत्म। जो इसके लिए 1600 में आई थी वो खत्म, और बोला पोजीशन हमारे हैं। उसके बाद सिविल सर्वेंट की बात थी कि इंडियन लोगों को लो, इंडियन लोगों को जोड़ लो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ये ठीक नहीं है, मत लो, तो फेल हो गया ये अटेम्प्ट। फिर 53 में ये चालू होगा। 53 में मिनी लॉ मेकिंग बॉडी ये बनेगी। पहली बार समझा कि भारत के लिए लॉ बनाने हैं तो 6 मेंबर ऐड करो। इसके साथ कौन ऐड करो, एग्जीक्यूटिव को ऐड करो, एग्जीक्यूटिव को अलग करो, लेजिस्लेटिव को अलग करो, और 6 मेंबर लाओ, जिसमें कुछ मेंबर ये उनका साइन है, ये अब पार्लियामेंट बन रही है। कहां से लाए बेटा मिनी पार्लियामेंट, ये 4 जगह इन्होंने जीती हुई थी ब्रिटिश इंडिया में, वहां से लेकर आए। कहां से लेकर आए, बंगाल, मद्रास, आगरा, बॉम्बे, यहां के लोग भी आके कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहीं पर हमारा यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये फाइनली पास हो गया 1853 में, और ओपन कंपटीशन से लोग आने लगे। और बढ़ाया गया क्या, हर बार बढ़ाया जा रहा था 20-20 साल करके, पर क्या इस बार बढ़ाया गया, द आंसर इज नो। चुप हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन। क्यों, प्योरली जब 1883 से वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तो क्यों बढ़ाया जाए, कुछ नहीं बढ़ाया गया। ये देखो, ये मेंबर्स मद्रास से लाए गए, बंगाल, बॉम्बे से लाए गए, बंगाल से लाए गए, और आगरा से। तो 6 की काउंसिल बनी, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। फिर एक घटना हुई 1857, जिससे हम कल पढ़ना चालू करेंगे, जिससे 90 डिग्री का टर्न आ गया।
इससे अब और भी मेंस के सवाल निकलेंगे। अब मुझे लगता है आप प्रीलिम्स के सवाल भी कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, मेंस के सवाल भी आप कर पाएंगे। तो आपको अगर रैंक निकालना है तो आपका स्वागत है बेटा, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए, आप भी टॉपर बन सकते हैं। नोट्स भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे, सारा चीजें आपका बढ़िया तरीके से होगा। ये डेमो लेक्चर 1 था, आगे भी डेमो लेक्चर आप लेते रहिएगा। तो पढ़ते रहिए। फाउंडेशन कोर्स किसी को भी हमारा करना है, किसी को भी हमारा करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा 7428502188 और हमारा ऐप है रजनीश IAS एकेडमी ऐप। वहां पर ये आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा यूपीएससी और पीसीएस के लिए, जिसमें आपको सारे मेंस के क्वेश्चंस, जीएस पेपर 2 पूरा कंप्लीट मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जीएस पेपर 4 पूरा कंप्लीट मिलेगा। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी आप लोग कर सकते हैं। तो फाउंडेशन के लिए इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स इसमें आपके लिए आने वाले हैं। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, जब पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, बढ़िया तरीके से आगे बढ़िए। तो आप सब लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर संपर्क कीजिएगा कोर्स के लिए, वेरी अफोर्डेबल फीस में हम ये कोर्स करा रहे हैं। तो आने के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। डू ज्वाइन दी फ्यूचर क्लासेस।